नमस्कार दोस्तों, नए साल की कई सारी शुभकामनाओं के अंदर जिक्र हुआ है कोरोना वैक्सीन का और हम सब कोरोना वैक्सीन को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि हम सब अपनी जीवन की गाड़ी को फिर से पटरी पर लौटाना चाहते हैं और इसीलिए हम सब बेसब्र होकर इस वैक्सीन का इंतजार करते हैं। भारत सरकार ने भी अपने सारे देशवासियों तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचाने के लिए कई सारे प्रबंध किए हुए हैं। तो कैसे मिलेगी पूरे देश को वैक्सीन, आइए जानते हैं मेरे साथ डॉक्टर की बात में। डॉक्टर की बात। दोस्तों, एक साथ पूरे देश को वैक्सीन लगाना लगभग असंभव है, इसलिए भारत सरकार ने कुछ एक चरणों के अंदर पूरे देश के अंदर कोरोना वैक्सीन का वितरण करने का सोचा है। अभी के लिए पहले चरण के अंदर उन लोगों को कोरोना वैक्सीन से वैक्सीनेट किया जाएगा कि जिनको इस वैक्सीन की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। आइए जानते हैं कि सबसे पहले किन किन लोगों को इस पहले चरण में सरकार के द्वारा वैक्सीन दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस पहले चरण में करीब 30 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लगेगी। इनमें सबसे पहले शामिल किया जाएगा हेल्थ केयर वर्कर्स को, जिनमें शामिल है वह सारे लोग जो कि पब्लिक और प्राइवेट सेटिंग में कोरोना की ट्रीटमेंट या फिर टेस्टिंग या रिसर्च से जुड़े हुए हैं, जैसे कि हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल ऑफिसर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ, मेडिकल स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट, रिसर्च स्टाफ वगैरह वगैरह। इनके साथ दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। इन फ्रंटलाइन वर्कर्स में शामिल है हमारे सुरक्षा बल, जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड। इनके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आते हुए कई सारे हमारे सुरक्षा जवान, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के अंदर में आते हुए हमारे म्युनिसिपल वर्कर्स, जैसे कि सफाई कर्मचारी, ड्राइवर, वेस्ट कलेक्टर इत्यादि। इनके साथ शामिल कर लिया गया है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती हुई हमारी सारी स्टेट पुलिस को भी। यह सारे हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो कि कोविड की रोकथाम एवं सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने में अपना अभिन्न रोल अदा करते हैं। इनके साथ आम जनता में भी जो 50 साल से ऊपर की उम्र के बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें इसमें शामिल कर लिया गया है। और इनके साथ शामिल कर लिया गया है उन लोगों को भी जिनकी उम्र 50 साल से तो कम है, लेकिन उन्हें कई रोगजनक परिस्थितियां हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर या फिर फेफड़ों के रोग इत्यादि। इन लोगों का चुनाव सरकार उस विस्तार के चुनावी मतदाता यादी को देखकर करेगी कि जिसमें उनकी जन्म तिथि 1 जनवरी 1971 से पहले की रजिस्टर्ड होगी। किनको ये वैक्सीन लगेगी ये तो हमने जान लिया। उसके बाद अगला सवाल आता है कि किन जगहों पर ये वैक्सीन प्राप्त होगी। तो वैक्सीन लगाने का स्थान उस व्यक्ति की उपस्थिति या रहने की जगह से नजदीक रखने का प्रयास किया गया है। इसलिए कुछ स्थायी जगह और कुछ अस्थायी जगहों को निर्धारित किया गया है। हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को यह वैक्सीन चुनिंदा सरकारी या फिर प्राइवेट अस्पताल या हेल्थ सेंटर पर लगाई जाएगी। यह सारे स्थानों पर अन्य लोगों को भी वैक्सीन प्राप्त हो सकती है यदि उनको उस स्थान पर अपॉइंटमेंट दिया जाता है। हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को यह वैक्सीन उनके कार्यस्थलों पर या फिर चुनिंदा कम्युनिटी हॉल के अंदर दी जाएगी। इनके अलावा यदि उनको अपॉइंटमेंट मिलती है तो अस्पताल या हेल्थ सेंटर के ऊपर भी वैक्सीन प्राप्त हो सकती है। आम जनता के लिए उनके घरों के नजदीकी चुनावी बूथ स्थलों पर वैक्सीनेशन सेशन लगाने का प्रावधान है। यह स्थान नजदीकी स्कूल, कम्युनिटी हॉल, ग्राम पंचायत या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हस्तक आती हुई जगह हो सकती है। इसके साथ साथ अस्पताल और हेल्थ सेंटर का विकल्प भी खुला रहेगा यदि उनको वहां पर अपॉइंटमेंट मिलती है। दूर दराज के और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर वैक्सीन सुविधा देने के हेतु मोबाइल व्हीकल और टीमों को भी कार्यान्वित करने का प्रावधान है। तो इस तरह से कई सारी जगहों पर वैक्सीन देने के लिए प्रावधान किया गया है। लेकिन अगला सवाल ये उठता है कि यह वैक्सीन इन जगहों पर कैसे हमें लगाई जाएगी, कौन सी प्रक्रिया का यहाँ पालन होगा। इन जगहों पर वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया पूर्णतः एक नियत नीति के अनुसार लागू होगी। सबसे पहले जिनको वैक्सीन लगनी है उन्हें उनके मोबाइल पर मैसेज या फिर ईमेल के द्वारा
एक वैक्सीनेशन का अपॉइंटमेंट मिलेगा, जिसमें उनके जाने की तारीख, समय एवं स्थल स्पष्ट रूप से सूचित किए गए होंगे। अपने तयशुदा समय और दिन पर पहुंचने वाले व्यक्ति को सबसे पहले वैक्सीनेशन स्थल पर वैक्सीनेशन अधिकारी एक रजिस्टर्ड अपॉइंटमेंट सूची के अंदर उनका नाम देखकर प्रवेश देंगे और उन्हें वेटिंग रूम में बैठाया जाएगा। वेटिंग रूम में उनका वेरिफिकेशन आधार कार्ड या फिर अन्य सूचित फोटो आईडी जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पान कार्ड या फिर पासपोर्ट के द्वारा किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति वेरिफिकेशन के लिए जरूरी फोटो आईडी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे तो उन्हें वैक्सीनेशन नहीं दिया जाएगा, जबकि वेरिफिकेशन पूर्ण होने पर उन्हें वेटिंग रूम में ही अन्य वैक्सीन के लिए आए लोगों के साथ 2 गज की दूरी पे बैठाया जाएगा। करीब 30 मिनट के बाद जब उनकी टर्न आती है तो उन्हें वैक्सीन रूम में ले जाया जाएगा, जहां पे उन्हें वैक्सीन के बारे में वैक्सीनेशन ऑफिसर पूरी जानकारी देंगे और उनके प्रश्नों का उत्तर भी दिया जाएगा। उसके बाद कोविड वैक्सीनेशन मार्गदर्शिका के अनुसार पूर्ण रूप से एक सुरक्षित तरीके से वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन लगाने के बाद उन्हें तीसरे रूम के अंदर यानी कि ऑब्जर्वेशन रूम में ले जाया जाएगा। ऑब्जर्वेशन रूम के अंदर खास तौर पर 2 गज की दूरी बनाए रखते हुए अन्य वैक्सीन लाभान्वित लोगों के साथ उन्हें बैठाया जाएगा और उनको 30 मिनट तक उनकी शारीरिक स्थिति का मॉनिटरिंग किया जाएगा, जिससे कि उनको यदि वैक्सीन लगाने के बाद कोई भी परेशानी हो तो तुरंत मेडिकल सहायता दी जा सके। जैसे ही 30 मिनट का अंतराल बिना विघ्न संतोषपूर्वक रूप से पूर्ण हो जाता है तो उनका पूरा विवरण कोविन ऐप के अंदर एंटर कर दिया जाता है और उन्हें घर पर जाने की अनुमति मिल जाती है। कोविन ऐप के ही माध्यम से लाभार्थी को वैक्सीन लगने का मैसेज एवं वैक्सीन के दूसरे डोज को लगाने की अगली तारीख भी सूचित कर दी जाती है। जैसे ही वैक्सीन के नियत डोज खत्म हो जाते हैं तो इसी ऐप के माध्यम से लाभार्थी अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकता है। घर पर जाने के बाद यदि कोई छोटी बड़ी तकलीफ होती है तो आप 104 नंबर पर फोन करके मेडिकल सहायता एवं मार्गदर्शन पा सकते हैं। इन सारे वैक्सीनेशन साइट्स को खास तौर पे भारत सरकार की कोविड मार्गदर्शिका के अनुरूप बनाया गया है कि जिसमें हम सारे बुजुर्ग लोगों को भी बिना किसी असुविधा एकदम सुरक्षित रूप से वैक्सीन दे सके। दोस्तों, ये वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया तो बड़ी सुरक्षित महसूस होती है, लेकिन अगला सवाल मन में ये पैदा होता है कि क्या वैक्सीन वाकई सुरक्षित है या नहीं। दोस्तों, वैक्सीन के इंसानी प्रयोग की अनुमति मिलने से पहले सुरक्षा जांच के कई चरणों में लाखों बार जांचा और परखा जाता है और इन सारे आयामों पर खरी उतरने के बाद ही सरकार इन्हें उपयोग में लेने की अनुमति देती है। फिर भी वैक्सीन एक दवाई है और जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक दवाई के साथ कोई ना कोई छोटी बड़ी साइड इफेक्ट जुड़ी होती है। वैक्सीन के साथ भी कुछ छोटी बड़ी तकलीफें जुड़ी हुई है, जैसे कि इंजेक्शन लगाने की जगह पर थोड़ा बहुत दर्द होना, हल्का सा बुखार होना या फिर शरीर में दुखाव या थकान महसूस होना। लेकिन गंभीर या जानलेवा साइड इफेक्ट बहुत ही कम पाई जाती है या फिर नहीं होती। तो दोस्तों, आपने देखा ना कि वैक्सीन तो सुरक्षित है ही और वैक्सीन को देने की प्रणाली भी सुरक्षित है। इसलिए मैं सबको आग्रह करना चाहता हूं कि आइए, जब भी हमें मौका मिले, हम इस वैक्सीन के प्रयोग से अपने शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को और मजबूत करें और अपने भारत से कोरोना को मार भगाए और बना दे अपने भारत को कोरोना मुक्त भारत। जय हिंद, जय भारत।